स्टूडेंट्स, भूगोल के अध्याय 3 से कृषि पाठ से प्रथम वीडियो आपने देख लिया। अब इसका जो शेष भाग, कृषि का शेष भाग, भाग 2 के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। आइए शुरू करते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के अनुसार वर्ष 1950-51 में भारतीय कृषि का GDP में योगदान 55.4% यहाँ पर स्टूडेंट्स योगदान था, जो 55.54% GDP में योगदान था, जो वर्ष 2014-15 में घट करके केवल 15% ही रह गया है। तो आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि GDP में जो कृषि का योगदान है वो कितना घटा है। इसके बहुत सारे कारण हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि कृषि जो है उसमें लागत जो है बढ़ता जा रहा है और ये एक घाटे का सौदा होता जा रहा है, और जो लागत पूरी न निकलने के कारण बेरोजगारी बढ़ी है और किसानों में जो है कमी आई है, उनके उत्पादन में कमी आई है, और इस कारण GDP में उसका योगदान भी घटा है। लेकिन कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र में अगर हम देखें, किसी का योगदान यदि GDP में कम होता है तो इसका अर्थ कहीं ना कहीं अविकसित देशों से, अविकसित से विकासशील या विकसित देशों की तरफ बढ़ना भी एक संकेत होता है। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि कृषि का यदि GDP में योगदान कम हुआ है तो अर्थव्यवस्था में कृषि का कोई योगदान नहीं होता है या आवश्यक नहीं है, नहीं, बल्कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उसका कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, वही आधार बिंदु होता है अर्थव्यवस्था का। तो भारत में भी यह कृषि जो है वो बहुत ही आवश्यक है, किंतु GDP में उसका लगातार योगदान कम होता जा रहा है अन्य उद्योगों की तुलना में। यह चिंता का विषय है। अब हम देखते हैं फसल उत्पादन के आधारभूत कारण क्या हैं। स्टूडेंट्स में 3 कारण दिए हुए हैं। पहला, निरा बोए गए भूमि में वृद्धि, फिर सिंचित भूमि में वृद्धि, और तीसरा है उत्पादन में वृद्धि। आइए सबसे पहले एक एक कर इसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे निरा बोए गए भूमि में वृद्धि। तो निरा बोए गए भूमि का अर्थ होता है वह भूमि जिस पर फसल बोई जाती है या उगाई जाती है, उसे हम निरा बोए गए भूमि कहते हैं। तो आप ये जो डंडारेख देख रहे होंगे, 1950-51 में मिलियन हेक्टेयर भूमि में 119 मिलियन हेक्टेयर भूमि थी, जो बढ़ करके लगभग 20 मिलियन हेक्टेयर में यहाँ वृद्धि हुआ है और 143 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। और उसके बाद 50 के दशक के बाद से जो निरा बोए गए भूमि का मात्रा है वह लगभग स्थिर बना हुआ है, इसमें कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। यदि निरा बोए गए भूमि में वृद्धि किया जाता है तो वन भूमि में कहीं ना कहीं कमी होगी, जो पर्यावरण के लिए ठीक नहीं होगी, क्योंकि वन भूमि को ही काट करके कृषि भूमि में बदला जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि निरा बोए गए भूमि जो है, क्योंकि जो क्षेत्रफल है भूमि का वह स्थिर होता है और निरा बोए गए भूमि में वृद्धि संभव नहीं है, केवल वनों को काट करके यह बढ़ाया जा सकता है। तो यह भी एक कारण है उत्पादन वृद्धि का। फिर हम देखेंगे सिंचित भूमि में वृद्धि। सिंचित भूमि में वृद्धि, सिंचाई के साधनों में हम देखेंगे पहले सबसे अधिक सिंचाई 1950 के दशक में नहरों से होता था। फिर उसके बाद हम देखेंगे कुओं पर आधारित था सिंचाई, जिसमें रहट या एक प्रकार का मानव ही उसे बाहर निकाल करके उसे सिंचाई में प्रयोग करता था। तो ये बहुत ही श्रम बहुत अधिक खर्च होता था, समय बहुत अधिक खर्च होता था और कम भागों में सिंचाई संभव हो पाता था। फिर हम देखेंगे 1910-11 में पंप सेट लग गए और नलकूप या ट्यूबवेल के माध्यम से अगर हम देखें तो पंपों के माध्यम से सिंचाई बहुत अधिक मात्रा में मिलियन हेक्टेयर भूमि में यह वृद्धि हुई है। तो वर्षा काल में यह प्राकृतिक रूप से
सिंचाई का कार्य किया जाता है, लेकिन वर्षा काल के बाद खेतों की सिंचाई के लिए सिंचाई के जो विभिन्न साधन हैं, नहर, तालाब, नलकूप, कुआं या अन्य साधन जो है वो इनका ही प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे स्टॉप डैम वगैरह बना करके इस सिंचाई की जाती है। 1950-51 में सिंचित भूमि 21 मिलियन हेक्टेयर थी, जो कुल जो कृषि भूमि है उसका 15% थी, जो 2010-11 में स्टूडेंट्स बढ़ करके 64 मिलियन हेक्टेयर भूमि, लगभग 45% यानी 3 गुने की वृद्धि यहाँ पर हो गई है। पानी की आवश्यकता जो होती है सिंचाई के लिए वह बांधों से, जैसे भाखड़ा नागल डैम, नागार्जुन डैम, हीराकुद डैम, इस तरह के जो डैम है, नर्मदा सागर डैम, बांधों से होती है और भूमिगत जल से भी पूरी की जाती है। ट्यूबवेल और कुओं के लिए जो जल आता है वो भूमिगत जल के लिए आता है। स्टूडेंट्स, भूमिगत जलों की वृद्धि के लिए हमें इसलिए पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो वर्षा का जल है वह संचित होकर के वाटर टेबल को बनाए रखे, वाटर टेबल में वृद्धि हो। फिर हम देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता में वृद्धि का अर्थ यह है कि दूसरे उन्नत किस्म के बीज और उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से जो उत्पादकता में वृद्धि होती है, क्योंकि भूमि तो सीमित है और भूमि में हम उन्नत किस्म के बीजों का या हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करके उत्पादन में जो वृद्धि करते हैं स्टूडेंट्स, वह भी एक उत्पादकता वृद्धि का कारण है, भले ही यह तात्कालिक वृद्धि के लिए उपयोग में लाया गया तरीका क्यों ना हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले ही देख चुके हैं, बल्कि जो गेहूं का उत्पादन और मक्के का उत्पादन में यह सबसे अधिक वृद्धि हुआ है। 50 और 2010 के आंकड़ों अगर हम देखें उनके दशकों में, तो यहाँ पर सबसे अधिक वृद्धि गेहूं के उत्पादन में हुआ है, लगभग 1333.33% का वृद्धि हुआ है। हरित क्रांति का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो यह हरित क्रांति जो है इसी में किया गया है कि सर्वाधिक वृद्धि गेहूं और मक्का में दर्ज की गई, और इसके लिए उपाय स्वरूप जो है उन्नत किस्म वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का प्रयोग शामिल है और इससे उत्पादन बढ़ रहा है। इसे ही हम हरित क्रांति भी कहते हैं। रासायनिक उर्वरक उत्पादकता में तात्कालिक वृद्धि का एक माध्यम है। किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे धान का जो है वो लगभग 2200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उत्पादन है और गेहूं का उत्पादन यहाँ पर 3000 किलोग्राम हेक्टेयर है और मक्के का उत्पादन यहाँ पर 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2010 के दशकों में उत्पादन हुआ है। अब हम देखते हैं फसल प्रतिरूप में बदलाव। जो फसल का जो उगाने का जो प्रतिरूप है वह उसमें काफ़ी बदलाव आया है। उसमें हम उदाहरण के तौर पर सांकरा गांव की कहानी को देते हैं। सांकरा गांव स्टूडेंट्स आप यहाँ चित्र में देख पा रहे होंगे, यह धमतरी जिले का एक नक्शा है। धमतरी जिले के यहाँ पर आप अंत में ये धमतरी जिला का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है उसमें हम देखेंगे तो धमतरी जिले में स्थित आप देख पा रहे होंगे जो नागरी तहसील जो है उसमें धमतरी जिले के नागरी तहसील में वर्ष 1988 में एक सोंडूर एक जलाशय का निर्माण हुआ यहाँ पर, और इसमें आप देख पा रहे होंगे ये सांकरा गांव आप सबसे दक्षिण उत्तर आप देखेंगे, दक्षिण में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो मैनपुर के लिए जो रास्ता गया हुआ है यहाँ पर, और ये धमतरी का ये रोड है और ये नागरी तहसील से होते हुए जो सीधा ये गुजर रहा है यहाँ पर सबसे अंत में आता है सांकरा गांव। सांकरा गांव में सोंडूर नदी पर एक जलाशय का निर्माण किया गया जो लगभग 169.54 क्यूबिक मिलीमीटर के सकल भंडारण क्षमता वाले बांध की लंबाई, जिस बांध का निर्माण किया गया जिसकी लंबाई 3130 मीटर है। यह बांध महानदी जलाशय परियोजना परिसर के तहत दुधवा और रविशंकर जलाशय मैप में देखेंगे अभी, रविशंकर और दुधवा जलाशय के आपूर्ति को, ताकि उसकी जल की आपूर्ति का जो परिक्षेत्र है वो बढ़ाया जा सके,
इससे यह बनाया गया है। और नगरीय तहसील में 12,260 हेक्टेयर में खरीफ की फसल की सिंचाई के लिए ये जलाशय जो है वरदान साबित हुआ है। इससे सोंढूर नदी पर बनाए जाने के कारण इसे सोंढूर जलाशय कहते हैं। तो लगभग 66 गांवों का सिंचाई की समस्या का समाधान इस बांध से हुआ है, जो सांकरा गांव की परिदृश्य बिल्कुल परिवर्तित कर दिया है। अब हम यहाँ गूगल नक्शे पर आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये जो बांध है या बांध देख पा रहे होंगे, ये जो बांध है यहाँ पर सोंढूर डैम आप लिखा हुआ है। आप सोंढूर डैम आप इसे जूम इन करके भी देख सकते हैं। सोंढूर डैम है ये। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक डैम है जो सिकासोर डैम, यहाँ पर आप सिकासोर डैम और ये दुधावा डैम, ये जो दोनों डैम हैं, इनके जल की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए ये इसके बीच में एक ये बना हुआ है, ये सोंढूर डैम। ये सोंढूर डैम है, ये जो सेंटर में है ये सोंढूर डैम है स्टूडेंट्स। और ये दुधावा बाईं तरफ, और दाईं तरफ उसके जो डैम है वो है सिकासेर। और यह जो है ये नागरी आप देख पा रहे होंगे, ये नागरी तहसील है स्टूडेंट्स। ये नागरी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये नागरी तहसील है। और इधर ये धमतरी जिला है, यहाँ मतलब उसका हेडक्वार्टर है। इधर से आप जाएंगे उत्तर की तरफ तो, और यहाँ पर एक जो गांव है, ये जो गांव है इसे हम कहेंगे सांकरा गांव। ये सांकरा है गांव। तो यहाँ पर इस डैम का सांकरा गांव के और सांकरा गांव के साथ साथ 66 गांव में सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की सुगमता हुई है और इससे फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुआ है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये सांकरा गांव है स्टूडेंट्स। और ये आप नहरों का जाल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये नहर बिछे हुए हैं। इससे सिंचाई में लगभग काफ़ी वृद्धि हुआ है। मैंने आपको बताया था लगभग 160 क्यूबिक लीटर पानी की क्षमता है इस डैम का। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिंचित गांव शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो हम देखेंगे कि जो नागरी तहसील में सांकरा गांव में चना, खेसारी, गेहूं और अलसी जैसे रबी की फसलों का उत्पादन काफ़ी तेज़ी से बंद हुआ है, कम हुआ है। कारण यह है कि बहुत अधिक मात्रा में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता कराई गई और पानी अधिक होने के कारण ये रबी की फसलों के लिए पानी अधिक की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसकी सप्लाई अधिक होने के कारण अब वहाँ के लोग जो है धान की खेती, वहाँ का मुख्य फसल है धान की खेती, तो वह वर्ष में 2 बार कर लेते हैं क्योंकि सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है, उत्तम व्यवस्था है। लेकिन वहीं जो पूर्व में वो चना, खेसारी, गेहूं, अलसी, खेसारी या लाखरी जिसको हम कहते हैं, ये एक प्रकार का दाल होता है स्टूडेंट्स, जो काफ़ी सस्ती होती है और दिखने में यह अरहर और अन्य दालों के समान ही होता है। तो इसलिए जबकि कीमत उसकी आधी होती है, तो इसको जालसाजी करके अरहर और तुअर दाल जैसे ऐसे दालों में उनको मिक्स करके इसको बेचा जाता है। लेकिन ये जो खेसारी या लाखरी जिसको हम आमतौर पे स्थानीय बोली में इसे लाखरी कहते हैं, तो ये जो दाल होती है यह मांसपेशियों के लिए, शरीर स्वास्थ्य के लिए यदि हम लगातार अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करें तो मांसपेशियों में यह एक मांसपेशियों की बीमारी पैदा कर सकता है। इसलिए सरकार ने इसको बैन कर दिया था। 1961 में इसके उत्पादन पर बैन लगा दिया था, जो अब लगभग 40 वर्षों के बाद इस बैन को, ये जो प्रतिबंध लगाया था, इस प्रतिबंध को ओपन कर दिया गया है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अत्यधिक सिंचाई की व्यवस्था अधिक होने के कारण यहाँ के गांव के जो इसमें जो सांकरा गांव है उसका आप देख पा रहे होंगे, ये सहकारी समिति भी यहाँ पर निर्माण की गई है, जिसमें धान का जो स्टोरेज है वो भी गांव में ही किया जा सके, इसका भी व्यवस्था हुआ। और आसपास के जो 66 गांव हैं उनके बिल्कुल कायाकल्प हो गया और वहाँ पर फसलों के उत्पादन में, मुख्य फसल जो धान है उसके उत्पादन में भारी वृद्धि हुई और सिंचाई की जो समस्या थी वह समस्या का समाधान किया गया।
तो इस प्रकार हम देखेंगे कि एक सिंचाई, एक डैम बनाने से किस प्रकार कई गांवों का जो है कायाकल्प हुआ और उनके उत्पादन में वृद्धि हुआ। अब हम देखते हैं फसल उत्पादक क्षेत्र। यहाँ पर हम चित्र में देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये धान का उत्पादन क्षेत्र है, जो चित्र आपको मानचित्र नंबर 1 है, ये क्रमांक नंबर 1, उसमें आप देख पा रहे होंगे ये धान जो मुख्य रूप से है वह है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उत्तर का विशाल मैदान, ये उत्तर का विशाल मैदान क्योंकि इसके लिए जो नदी हैं उनके द्वारा लाया गया जो समतल और भारत का विशाल मैदान है वह काफ़ी उपजाऊ होता है। तो यहाँ पर धान की खेती अच्छी होती है। इसमें हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, उड़ीसा और तटीय जो प्रदेश हैं उत्तर पूर्वी प्रदेश, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। मुख्य में असम यहाँ पर मुख्य है धान की खेती के लिए, और पूर्वी तटीय प्रदेश जैसे कि हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर आंध्र प्रदेश और पूर्वी तमिलनाडु जो है यह धान की खेती के लिए प्रमुख क्षेत्र है। और साथ ही साथ डेल्टाई क्षेत्र जो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे, डेल्टाई क्षेत्र जो यहाँ पर हम गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के जो डेल्टा बनता है यहाँ पर, हालांकि डेल्टाई का जो अधिकतर भाग है वो बांग्लादेश में चला गया है स्टूडेंट्स, लेकिन बांग्लादेश भी धान के उत्पादन में अग्रणी देशों में आता है। तो ये धान के उत्पादन है। और सहायक क्षेत्रों में, गौण क्षेत्रों में हम देखें तो यहाँ पर हम धान की खेती में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग और पंजाब, उत्तरी पंजाब में हम देखेंगे यहाँ पर, और महाराष्ट्र और इधर का जो तटीय क्षेत्र है कर्नाटक और केरल का जो क्षेत्र है, इसमें हम देखेंगे कि ये गौण या सहायक क्षेत्र हैं जो धान का उत्पादन में दूसरे नंबर पर उगाए जाते हैं। अब हम मैप मानचित्र क्रमांक 2 को देखेंगे स्टूडेंट्स। मानचित्र क्रमांक 2 है वो गेहूं के उत्पादक क्षेत्रों को दिखाता है। गेहूं के उत्पादक क्षेत्र में हम देखेंगे, आप चित्र में देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, पंजाब के साथ हरियाणा और इसके साथ मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश का जो भाग है यहाँ पर आप मध्य प्रदेश को देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन अधिक किया जाता है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र हैं, उसके साथ साथ राजस्थान भी है। और सहायक क्षेत्र में हम देखेंगे तो गुजरात और उत्तर विशाल के मैदान में जहाँ पर धान की खेती अधिक होती थी, वहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र जो हैं वे सहायक क्षेत्र हैं जो गेहूं के उत्पादन। आपको ये दोनों मैप जो है समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से एक क्षेत्र होते हैं जो वहाँ की मिट्टी की उपलब्धता और साथ ही साथ उनके जलवायु के और पानी की उपलब्धता को, वर्षा के क्षेत्र को अगर हम देखें, यहाँ पर जो धान के उत्पादन है उनके लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता है और जो गेहूं के उत्पादन है उनके लिए अधिक जाड़े या ठंड की आवश्यकता है। तो इसलिए अपने अलग अलग क्षेत्रों में यह बटे हुए हैं और इनके क्षेत्र निर्धारित हैं। अब हम देखते हैं भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि के बीच में संबंध। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भूमंडलीकरण का अर्थ होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित होना से हम कहेंगे भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण भी हम इसे कहेंगे। आप चित्र में देख पा रहे होंगे भूमंडलीकरण के कारण यहाँ पर देख पा रहे होंगे नए नए तकनीकों का प्रयोग, नए नए मशीनों का प्रयोग कृषि कार्यों में किया जा रहा है, जिससे लागत जो है बढ़ जा रही है, किंतु बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव है और अधिक उत्पादन कार्य किया जा रहा है, समय एवं श्रम की बचत होती है। यह भूमंडलीकरण के लाभ हैं। नए नए उन्नत बीजों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका जो है वो एकाधिकार कर रहे हैं और उनके द्वारा जो भी बीज बनाए जाते हैं, जिन बीजों का निर्माण किया 262 इस प्रकार के जगह जगह पर आप प्रचार प्रसार देख रहे होंगे नंबर। ये नंबर जो है ये कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, बल्कि विभिन्न प्रकार के हाइब्रिड बीजों के प्रकार हैं जो
खरीफ की फसल और रबी की फसल के बुआई के समय पर आप प्रचार इसका कुछ ज़्यादा देख पा रहे होंगे। तो इसका दुष्परिणाम यह है स्टूडेंट्स की जो कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनके द्वारा बनाए जाने वाले बीजों के साथ साथ वो उनके कंपनियों के द्वारा ही बनाए गए खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करने से ही उनमें उत्पादन में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से वह एक प्रकार का एक अधिकार जमाना चाहते हैं और इससे कृषि की लागत बढ़ जाती है और यदि वो किसान जो है उनके उर्वरक या खादों का प्रयोग नहीं करता है तो वह उत्पादन में वृद्धि नहीं होता है और उसका जो लागत है वो निकल कर नहीं आ पाता है। तो इस प्रकार से भूमंडलीकरण के कुछ नुकसान भी हैं। जैव प्रौद्योगिकी हम देखेंगे। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब यह होता है कि जो जीवन के रूपों में उनके आधारभूत स्तर पर हेरफेर कर दी जाती है जिससे उनमें विशिष्ट गुण या तत्व उत्पन्न हो सकें। इसे ही हम कहेंगे जैव प्रौद्योगिकी। जैसे हम हाइब्रिड बीजों का निर्माण जैसे हम क्या करते हैं तो वैज्ञानिक इसमें अनुसंधान करके जांच करके उसमें अनुसंधान करके कई बीजों के गुणों को एकत्रित करके उनके जीवन रूपों में उनके बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आधारभूत स्तर पर हेरफेर करके उनके नए विशिष्ट गुण तत्व उत्पन्न किए जाते हैं। उसे ही हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। स्टूडेंट, यह पार्ट 2 है, यह भी समाप्त हुआ और आप school.in पर भी अपलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया और यह पार्ट भी बहुत समझ में आया है, तो आप फीडबैक दे सकते हैं। धन्यवाद। अगला वीडियो बहुत ही जल्द।